क्या करने पे, तोड़ने पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास क्या रहा है, इतना आ रहा है, और उनको जोड़ने पे उनको जो मास आ रहा है वो क्या रहा है, इतना। इनका डिफरेंस क्या है, इतना। तो यही होता है कि जब उनको जोड़ा जाता है तो उसमें क्या दिया जाती है, उनको एनर्जी दी जाती है। जब उनको जोड़ा जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब उनको तोड़ा जाता है तो एनर्जी उनमें क्या होती है, दी जाती है। यही कारण है कि वो उनका मास क्या होता है, कम ज्यादा होता है, क्योंकि जब उनको जोड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब उनको तोड़ते हैं तो एनर्जी उनको क्या दी जाती है। तो इस वजह से जो मास का डिफरेंस आता है वो इतना आता है। ओके, तो और इतने मास से हम 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतने मास से क्या होती है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। दैट इज द डिफरेंस कि हम मास से एनर्जी और एनर्जी से मास बना सकते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। और अगली बात देखी गई है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को जब क्या करते हैं 10⁻⁷ केल्विन पे टेम्परेचर पर अगर उसको जोड़ते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है। अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस को 10⁻⁷ केल्विन पे अगर जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, और इस एक हीलियम न्यूक्लियस से क्या होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी न्यूक्लियर ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। 10⁻⁷ केल्विन पे हाइड्रोजन के एटम को जोड़ते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, और उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। और ये बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, और आपस में जब ये बाहर आती है तो ब्लास्ट हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे ही अगर एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन में चेंज हो जा सकता है। एक प्रोटॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है। जो मास कम होता है, अगर उसको हम c² से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। एक प्रोटॉन से क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, और उनमें क्या होता है, जो मास का डिफरेंस आता है, अगर हम उसको c के मल्टीप्लाई कर दे c² तो वो एनर्जी में चेंज होता है। तो इनका डिफरेंस क्या है हमारे पास, इतना। तो अगर इसको c² से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी एक प्रकार से क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस। कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस को सेपरेट करने में, वो क्या होती है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो अभी हम लिखते हैं। तो पहले फिर से बता देती हूँ कि ये क्या हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर 2 मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो उनका टोटल मास आता है, इतना आता है। पर मास ऑफ न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस को अगर उसका मास देखते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, इतना। तो जब हीलियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो जो हमारे पास है मास आता है वो हमारे पास इतना आता है, और उनको जोड़ा जाता है तो जो हमारे पास आता है वो इतना आता है। और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास इतना होता है। अगर इस मास को c से मल्टीप्लाई कर दे c² से तो हमारे पास क्या आता है, जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, उतनी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए। और उनको उतनी एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो वो क्या सेपरेट हो जाते हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डेल्टा m c²। डेल्टा m क्या था, 0.051 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू में c² 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, कितनी आएगी हमारे पास, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी हो, इसमें क्या हमारे पास 4 न्यूक्लियन है तो 28 डिवाइड बाय 4 तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी। ओके, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, इतनी। मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा एम, कि उनमें जो मास का चेंज आता है वो क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ZMP।
अगर मास ऑफ प्रोटॉन को जेड से मल्टीप्लाई, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बन गया प्लस ए माइनस जेड इंटू में एम एन। ये क्या हो गया हमारे पास, अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और इसमें से अगर माइनस कर दें क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो ये क्या हमारे पास है, मास डिफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटेड मास माइनस मेजर्ड मास। दैट इज द मास डिफेक्ट। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पास, डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे आपको समझ आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 न्यूक्लियन है, उसकी बाइंडिंग, उसकी 4 न्यूक्लियन की हमारे पास अगर देखें तो उसकी 4 न्यूक्लियन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 10 है। एक हमारे पास 8 न्यूक्लियन और उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 4 है, और एक हमारे पास क्या है 10 न्यूक्लियन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 80। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज 10/4, और इसकी क्या होगी 80/10, ये क्या होगी 40। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है 10, और इसकी क्या आ रही है 8। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए न्यूक्लियन, दैट इज दैट आफ्टर द सेपरेशन देयर आर सेट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या हो जाएगी, द बाइंडिंग एनर्जी of a nucleus is defined as the minimum energy required to separate the nucleons and place them at rest at infinite distance. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है हमारे पास, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी हमारे, डेल्टा एम क्या है हमारे पास, जेड एम टी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये थी हमारे पास माइनस एम एन माइनस एम मेजर्ड, इसको इनटू में क्या कर देंगे सी स्क्वायर, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, so then write down the minimum binding energy range is 2.23 mega electron volt for heavy hydrogen atom and और कितनी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, खुद रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
होती है। ओके, मास डिफेक्ट क्या होता है हमारे पास? The difference between mass defect, the difference between sum of the masses of the nucleus of the nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is called mass defect. वो क्या हो जाएगा हमारे पास है? मास डिफेक्ट, दैट डिनोटेड बाय डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या हो जाता है हमारे पास? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से तीनों में से क्या कहते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस करते हैं, दैट इज द मास ऑफ डिफेक्ट। तो अगर सिंपल भाषा में कहे तो डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड मेजर्ड मास कॉल्ड मास डिफेक्ट। हमारे पास क्या होता है? मास डिफेक्ट उसे हम कहते हैं। ओके, तो देन राइट डाउन। अगली बात आती है हमारे पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कह दो, ये क्या होती है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए होती है? एक सिंगल न्यूक्लियन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है हमारे पास? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड for the energy required to remove a single nucleon from the nucleus to infinite distance called एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एक सिंगल न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है हमारे पास? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। हायर द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is greater stability। अगर हाई पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा हायर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी? ग्रेटर स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी। एक सिंगल न्यूट्रॉन न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, देन राइट डाउन। तो ऐसे ही जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसमें मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं? लिथियम लेते हैं। लिथियम के पास क्या होते हैं? 7 न्यूक्लियन होते हैं। तो 7
सेपरेट करने के लिए या उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। एग्जाम्पल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लिथियम। लिथियम में क्या होते हैं 7 न्यूक्लियन। ओके, एक हमारे पास ग्राफ होता है एवरेज बाइंडिंग कर्व। क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर ए ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियन। क्या होता है हमारे पास एक ग्राफ बिटवीन the average binding energy per nucleon and the mass number A of different nuclei is a curve called binding energy curve। वो क्या होता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का होता है, ये किस किस के बीच होता है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच होता है हमारे पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। वो हम देखेंगे कि कैसे होगा। ये क्या होती है हमारे पास एवरेज बाइंडिंग कर्व, और ये क्या होगा हमारे पास मास नंबर 0, 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 and 240। दैट इज द मास नंबर ए। ओके, तो इसमें जो कर्व बनता है वो हमारे पास कैसे बनता है, तो हमारे पास कर्व आता है
दैट इज द ग्राफ। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 1.1 मिली, कितनी होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। और ऐसे ही जो आसपास वाले एटम्स है, जो हमारे पास हीलियम हो गया, हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये आपके अपने आसपास वाले एटम से क्या ज्यादा स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड इवन न्यूक्लियर। इनको हम क्या कहते हैं, इवन न्यूक्लियर कहते हैं। और जो दूर वाले न्यूक्लियस है ये ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये इतना सबसे ज्यादा दूर है, तो तभी इसलिए क्या है, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तभी यूरेनियम क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऐसे ही लिथियम से हीलियम ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन से कार्बन ज्यादा स्टेबल है, और फ्लोरीन से ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये अपने आसपास के न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल है। ये क्या हो गया हमारे पास, इवन 4, 12, 16, ये क्या है, इवन न्यूक्लियर, तो ये दैट इज द ये मोर स्टेबल देन अदर्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है 8.8 मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही अगर हम देखें A इक्वल टू 50 to 80, 50 to 80 क्या होता है कि ये बिल्कुल फ्लैट रहता है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। 50 to 80 जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टू 50 to 80 जो एवरेज बाइंडिंग न्यूक्लियन पर होती है वो क्या होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहती है। उसके बाद क्या होती है एकदम डिक्रीज हो जाती है और यूरेनियम की क्या हो जाती है 7.5 के लगभग हो जाती है। तो ऐसे ही ये कर्व की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द कर्व हैज ऑलमोस्ट a flat part roughly from A equal to 50 to A equal to 80 तक क्या है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये क्या हो रहा है, फ्लैट है, इसमें नो चेंज, ना तो घट रही है बाइंडिंग एनर्जी ना बढ़ रही है, ये क्या है हमारे पास फ्लैट है। ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू विच एवरेज बाइंडिंग एनर्जी per nucleon to about 8.5 mega electron volt, so the nuclei having